हेलो स्टूडेंट, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये मिलेगा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इस चैप्टर को हम फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रासायनिक साम्य अवस्था है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें किसी भी अभिक्रिया की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 2 कदम आगे चलता है, 2 कदम फिर पीछे आ जाता है, तो वो अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन ऑलवेज वो क्या है, रनिंग है। मतलब आगे 2 कदम जा रहा, फिर 2 कदम पीछे आ रहा, फिर 2 आगे जा रहा, फिर 2 पीछे आ रहा, मतलब वो एक जगह पे स्टेबल है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या हो जाता है कि जो कांस्टेंट रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की बात करें तो एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी रासायनिक परिवर्तन में क्रियाकारक उत्पाद जो होते हैं वो क्रियाकारक उत्पाद भाग लेते हैं और उनकी रासायनिक सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो उसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर केमिकल चेंज होगा। किसमें केमिकल चेंज होगा? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में। ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के आधार पर इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है। पहला है होमोजीनियस और एक है हेटेरोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस की बात करें जब सभी ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सिमिलर फेज, जब सारे के सारे अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था में एक ही फेज में होते हैं तब उसे हम समांगी इक्विलिब्रियम या समांगी अभिक्रिया कहते हैं। और जब एक भी अभिकारक या उत्पाद की अवस्था बदल जाए तो इसे विसमांगी यानी कि हेट्रोजीनस कहते हैं, है ना। विसमांगी अभिक्रिया जब क्रियाकारक उत्पाद 2 या 2 से अधिक भौतिक अवस्था में हो, मतलब सेम नहीं होगी। यहाँ देखो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया जो बनी वो भी गैस है। यहाँ देखो जिंक जो है सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, जिंक ऑक्साइड बना वो सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना वो गैस है। गति के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हैं, एक तो तेज अभिक्रियाएं और एक धीमी अभिक्रिया। तेज अभिक्रियाएं जिनका जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट कंप्लीट होती है, जल्दी उनमें रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और फास्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक आयनिक जो रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन में वो सारी की सारी क्या है, फास्ट रिएक्शन है। धीमी अभिक्रिया की बात करो तो जो मोलिकुलर रिएक्शन होती है, H2N2 मिला के NH3 बना रहा है, ये मोलिक्यूल अणु भाग ले रहा है। इसमें क्या ले रहा है? अणु भाग ले रहा है। तो ये अणु भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ये है आपकी आणविक अभिक्रिया। क्या है? आपकी आणविक अभिक्रिया। ठीक है। तो ये धीमी गति से होती है, जब अणु भाग लेते हैं तो धीमी गति से होती है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं की बात करें तो अभिक्रिया मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो निगेटिव होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन जो है निगेटिव होता है क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H जो होता है वो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट होगा। हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट ऑफ प्रोडक्ट लेस देन होती है हीट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि उसने एनर्जी रिलीज कर दी। प्रोडक्ट जब बना तो उसने एनर्जी रिलीज कर, तो कम में से ज़्यादा वैल्यू घटाते हैं तो डेल्टा एच का मान क्या आता है? निगेटिव आता है। तो ये अभिक्रियाओं में हीट रिलीज होती है। ठीक है। फिर बात करें ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और विच इज रिक्वायर्ड टू जब भी किसी अभिक्रिया का होना है उसके लिए क्या है? हीट की आवश्यकता होती है, विच इज रिक्वायर हीट। ठीक है। तो कंप्लीट होने के लिए उन्हें हीट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा कि जो हीट ऑफ प्रोडक्ट है, हीट ऑफ प्रोडक्ट वो ग्रेटर देन होगी हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच जो होता है वो होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है। ये हो गया। दिशा के आधार पर रिएक्शन की बात करें, दिशा के आधार पर रिएक्शन की बात करें तो एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। मतलब वे रिएक्शन जो कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चल रही है और वही की वही रिएक्शन बैकवर्ड में भी चल जाए, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्र दिशा तथा पश्च दिशा दोनों में चलती हैं उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक जो है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट जो है फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है। ये अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में चलती हैं। ये केवल बंद पात्र में संभव है। ध्यान रखना, इट इज
ओनली अकर इन क्लोज कंटेनर। कहाँ होंगी? क्लोज कंटेनर के अंदर होती है। ये साम्य अवस्था को प्राप्त कर सकती हैं। दे गेन इक्विलिब्रियम, या जिन पर क्या होता है? साम्य स्थापित हो सकता है। वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक कभी भी पूर्णतः उत्पाद में नहीं बदलते। ऑल 100% रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो पूरा का पूरा उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। अम्ल, प्रबल क्षार के अतिरिक्त सभी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जो है उत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, सभी अपने, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन है उसको छोड़कर, वो क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन सारी ऑल उदासीनीकरण क्यों बोला है इसको? क्योंकि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। बाकी सारी की सारी अन्य न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, वो क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, उदाहरण आपको दे रखे हैं, ClN, ये सारे उदाहरण दिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जिन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनमें एक बार अभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल गया तो दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बदल पाएगा। मतलब रिएक्शन एक केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, अग्र दिशा में चलती है, पश्च दिशा में नहीं चलती। और ये जनरली ओपन कंटेनर में होती है। कहाँ होती हैं? ओपन कंटेनर में होती हैं, जनरली खुले पात्र में होती हैं। ठीक है, ओपन कंटेनर में होती है। ये अभिक्रियाएं साम्य को प्राप्त नहीं करती हैं। कांट गेट या कांट गेन या स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनमें कभी भी क्या नहीं आएगा? इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। कांट स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम, इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक लगभग पूर्णतः उत्पादों में समान, पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। पहले ये 10 था, ये 0 था, ये 0 होगा, ये 10 बन जाएगा। पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाएगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो इरिवर्सिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अगर किसी अभिक्रिया की दिशा नहीं दी थी हो तो वो हमेशा हमें क्या मानना है? वो अग्र दिशा में ही मानना। मान लो नहीं लिखा है वो अभिक्रिया इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है तो कहाँ चल रही, तो हमेशा ऑलवेज क्या मानना? उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। अब बात करें रासायनिक प्रक्रम और साम्य अवस्था की, है ना, रासायनिक केमिकल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम। एक जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसका मुख्य जो गुण होता है कि वो रासायनिक साम्य स्थापित करती है। द मेन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज टू स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम या टू गेट इक्विलिब्रियम। मतलब उनमें ऐसा गुण होता है कि वो साम्य अवस्था को स्थापित कर लेती हैं, साम्य अवस्था बना लेती हैं और हमेशा वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स बंद पात्र में होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इधर देखो A + B = C + D बन रहा है। A + B से C + D बन रहा तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और C + D से A + B बन रहा तो ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए तब उससे उस समय जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अग्र अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर। प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया की दर होती है, परंतु उत्पादों की सांद्रता बढ़ने के साथ पश्च अभिक्रिया भी होना प्रारंभ होता है। कोई रिएक्शन है, हमेशा देखो अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो ऑलवेज वो स्टार्टिंग तो रिएक्टेंट से ही करेगा, स्टार्टिंग तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। जैसे जैसे इस बी की मात्रा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो ये रिएक्शन भी बैकवर्ड जाना चालू कर देगी, रिएक्शन भी बैकवर्ड जाना चालू कर देगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जितना ए बी में परिवर्तित होगा, चेंज होगा, उतना ही बी ए में चेंज होगा और उस अवस्था को ही हम इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित स्थिति पर पश्च अभिक्रिया की दर से जो अग्र अभिक्रिया की दर है वो बराबर होती है। इस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। रासायनिक साम्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं, जैसे आप एक साम्य का उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। चलो, जैसे हमने एक कंटेनर था, एक कंटेनर में हमने पानी भरा। क्या भरा? पानी भरा। ठीक है, फिर इसमें क्या लगाई? आग लगाई, आग लगाई, आग लगाई, आग लगाई। पानी ने क्या किया? बॉयल होना चालू किया। पानी ने क्या? बॉयल होना चाहिए। ठीक है, बॉयल हुआ पानी, पेड़ जैसे लग रहा है, पेड़ नहीं है, पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, ये वाष्प बन रही है। अब क्या होगा? ये वाष्प जब बन गई इधर 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 इधर, अब जैसे ही इसमें एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जितना
जितना H2O जो लिक्विड में है वो H2O गैस यानी कि वेपर में बदलेगा, उतना ही वेपर क्या होगी, जल में बदल जाएगी। इस अवस्था पर जो वाष्प दाब होता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये जो कंडीशन है कि भैया रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यही इक्विलिब्रियम कहलाती है। यही कंडीशन कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाती है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वाष्पीकरण की जो दर है वो संघनन की दर के बराबर हो गई है, तो अब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम जो है देखो कण की क्रियाकारक तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है। क्रियाकारकों में अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे आते ही बराबर हो, ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, जम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो भी एक बार स्थापित हो गया साम पे वो हमेशा वही रहे। उदाहरण से देखा, पहले ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ये गया, सॉरी पहले ये रिएक्टेंट, ये ऊपर वाला ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आया, कम हुआ, रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। रिएक्टेंट 10 था, प्रोडक्ट 0 था, रिएक्टेंट 9 हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया, रिएक्टेंट 8 हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया, फिर रिएक्टेंट 5 हो गया और प्रोडक्ट भी 5 हो गया। ये रहा। अब भैया देखो 5 किसी भी समय पे देख लो, 12 पे भी देखोगे 12 सेकंड बाद तो भी ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, फिर 15 मिनट बाद भी देखोगे तो भी ये 5 रहेगा, 5 रहेगा। मतलब अब क्या हो गई, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट। अब इस केस में क्या है, बराबर। लेकिन एक और केस है कि भैया एक रिएक्टेंट था वो भैया कम हुआ, इक्विलिब्रियम। इधर से प्रोडक्ट बढ़ा और इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। T 0 पे 10 था, फिर T 5 मिनट बाद देखा तो ये 6 हो गया, ये 4 बचा, फिर T 10 मिनट बाद देखा ये 6 ये 4 बचा, फिर T 15 मिनट बाद देखा ये 6 ये 4 ही बचा, फिर T 20 मिनट बाद देखा ये 6 4। अब देखो कांस्टेंट हो गई। क्या था, 6 4 गड़बड़ हो गई, नहीं ठीक है। इधर अब देखो, इधर जो है वो कांस्टेंट हो गई, इधर थोड़ा सा ये हो गया, ऐसा होगा 7 3 हुआ, फिर ये 6 4 हुआ। अब ये क्या हो गया, 4 6 हो गया। रिएक्टेंट हो गया 4 और प्रोडक्ट हो गया 6। लेकिन अब आगे जितने भी समय पे देख रहा है वो रिएक्टेंट 4 का 4 ही बना रह रहा है और प्रोडक्ट क्या है, 6 के 6 बना रह रहा है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से कम है, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, जितनी भी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो एक और कंडीशन हो सकती है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि भैया रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट बना रहा था, ये 10 था, ये 0 था, फिर ये मान लो 7 बचा, ये बचा 3, ये बचा 6, ये बचा 4, ये बचा 5, ये बचा 6 और 4 6, फिर ये 4 6, फिर ये 4 6, फिर 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो रिएक्टेंट कम हुआ, लेकिन एक कंसंट्रेशन पे आके फिक्स हो गया। प्रोडक्ट बड़ा और एक कंसंट्रेशन पे आके फिक्स हो गया। ये 6 तक कम हुआ, ये 4 तक बढ़ा। अब इक्विलिब्रियम पे किसी भी तापमान पे देखो ये 6 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सांद्रता इस ग्राफ से देखा जाए तो बराबर हो गई। इस ग्राफ से देखा जाए तो रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है। इस ग्राफ से देखा जाए तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। मतलब कोई भी केस हो सकता है, पर एक तीनों में एक ही कंडीशन सेम है कि जब यहाँ इक्विलिब्रियम आया, जब यहाँ साम्य आया, या जब यहाँ साम्य आया, उसके बाद यहाँ साम्य आया, उसके बाद दोनों में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई, जितनी थी उतनी रही, कांस्टेंट ही रही। ठीक है, इसकी बात करें। साम्य अवस्था की बात करें, साम्य अवस्था पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता बराबर हो सकती है, परंतु सदैव आने के बाद स्थिर रहेगी। स्थिर यानी कि कांस्टेंट। बराबर तो हो सकती है, हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो। साम्य अवस्था पर सदैव अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर समान होगी।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, अर्थात अग्र में बनने वाले पदार्थ की मोलों की संख्या और पश्च में बनने वाले क्रियाकारकों में परिवर्तन होने वाले पदार्थों की मोलों की संख्या ऑलवेज सिमिलर होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसके मोल और बैकवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनके मोल की संख्या ऑलवेज क्या होगी, बराबर होगी। रासायनिक साम्य की प्रकृति जो है वो डायनामिक है। रासायनिक साम्य की प्रकृति क्या है, डायनामिक है, अर्थात साम्य अवस्था ऐसा है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया रुकी हुई है। जैसे हम बोले एक व्यक्ति था, वो 1-2 स्टेप पीछे जा रहा था, 1-2 स्टेप आगे आ रहा था, तो क्या वो कभी इस पोजीशन को छोड़ पाएगा? क्या कभी वो इस पोजीशन से आगे बढ़ पाएगा? कि नहीं, वो 2 आगे जा रहा, फिर उतने ही 2 पीछे आ रहा, फिर 2 आगे जा रहा, फिर 2 पीछे, मतलब इस पोजीशन पे हमको लगेगा कि वो एक ही जगह क्या है, खड़ा हुआ है, एक ही जगह क्या है, खड़ा हुआ है, ना तो चल रहा है ना आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भैया साम्य इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। परंतु वास्तव में ये क्या है, लेकिन गति तो कर रहा है, भले हमें दिख रहा है कि वो एक कांस्टेंट कंडीशन पे है, पर लेकिन वास्तव में क्या है, वो गति तो कर रहा है। रासायनिक ताम दोनों तरफ से स्थापित हो सकता है, आप रिएक्टेंट को लेकर प्रोडक्ट बनाकर कर सकते हैं और प्रोडक्ट को लेकर रिएक्टेंट में डिवाइड करते हैं, दोनों ही तरफ से, दोनों ही साइड से इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। साम्य अवस्था उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होती है, साम्य अवस्था कैटलिस्ट की प्रेजेंस से प्रभावित नहीं होती, केवल कैटलिस्ट क्या करता है, साम्य को स्टेबलाइज करने में समय घटा देता है। मान लो साम्य 10 मिनट में आने वाला था, कितने मिनट में, 10 मिनट में आना था, अगर कैटलिस्ट आया तो वो 5 मिनट में ही इसको इक्विलिब्रियम में ला देगा, कितने मिनट में, 5। तो उत्प्रेरक केवल इतना काम करता है कि जो साम्य उसको शीघ्रता से ले आता है, ठीक है। साम्यावस्था की स्थिति में निकाय का मापन या राशियां जैसे ताप, सांद्रता, रंग, घनत्व आदि समय के साथ परिवर्तित नहीं। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो सिस्टम्स प्रॉपर्टी हैं या मेजरमेंट जो क्वांटिटीज हैं लाइक टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा आर कांस्टेंट एंड कांट चेंज विथ टेम्परेचर विथ टाइम के साथ वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करें होमोजीनियस साम्य इक्विलिब्रियम की और हेट्रोजीनियस। जब हमने होमोजीनियस रिएक्शन पढ़ी थी और हेट्रोजीनियस रिएक्शन पढ़ी थी, वही है ये सेम टू सेम। होमोजीनियस साम्य की बात कर रहा है, मतलब ऐसा साम्य जिसके अंदर सभी ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव सेम फेज, सारों की एक ही अवस्था होगी। और हेट्रोजीनियस साम्य ऐसा साम्य है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सबकी जो फेज है वो अलग होगी, कम से कम एक की फेज तो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। इतना हम बात कर रहे थे। फिर हम और बात करें कि साम्य क्या है, तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लेना, एनसीईआरटी में लिखा रखा है, क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज फॉर बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड फॉर बोथ फिजिकल एज वेल एज फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शन, दोनों के लिए, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए ही साम्य स्थापित किया जा सकता है। और रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो, रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी कि स्लो होगी, वो किस बात पे निर्भर करता है, तो वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम होगा वो फास्ट होगा कि स्लो होगा, कि इक्विलिब्रियम किस गति से चलेगा, वो ऑलवेज किस बात पर निर्भर करेगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है, अभिकारक की प्रकृति क्या है, उस बात पे वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा या बेस्ड होगा। अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम की बात करें कि जो इक्विलिब्रियम है वो उसके अंदर जब भी कोई चीज आ रही है तो ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है, पर वो रुका हुआ नहीं है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है। जैसे हम बात करें, जैसे एक टंकी थी, टंकी में हमने एक पानी डाल रहे हैं और नीचे से नल खोल दिया, अब जितना पानी उसके अंदर आ रहा है उतना ही पानी अगर बाहर निकल रहा है, तो जो टंकी का स्तर है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, सेम हो। अब हमें बोला कि हमें नहीं पता है ये
इक्विलिब्रियम चल रहा है, मतलब पानी बाहर भी आ रहा है कि नहीं, ये रुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो नल आ रहा है उसमें से हम कलर वाला पानी डालें, बेसिक एक्सपेरिमेंट है ना। हमने नल से जो पानी टंकी के अंदर आ रहा है उसमें हमने कलर डाल दिया पानी में, तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद जो टंकी से बाहर पानी निकल रहा है उसमें वो कलर आना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं है, केवल स्तर रुका हुआ है, क्योंकि जितना पानी डाला जा रहा है उतना ही पानी बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। सक्रिय द्रव्यमान की बात करें, एक्टिव मास की बात करें, तो जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर यानी कि मोलरता, या जो गैस अगर रिएक्टेंट है तो उसका एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होगा वो उसमें लिखा जाता है। और उसका मतलब क्या है एक्टिव मास का, जब किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो रिएक्टेंट है, जो उत्पाद है, उनकी सांद्रता जो है, जो कितना वो भाग ले रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठोस व शुद्ध द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान इकाई यानी कि यूनिट माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉलिड होंगे और प्योर लिक्विड होंगे, क्या होंगे, प्योर लिक्विड होंगे, उनका जो एक्टिव मास है उसको हम यूनिट मान लेते हैं। यूनिट यानी कि 1 मान लेते हैं। उनकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 1, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये क्लियर है, याद रखना, और इम्पोर्टेंट है यार। फिर अगर हम बात करें कि भैया फिर किसी भी पदार्थ के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर जब, हाँ वो तो चलो वेपर प्रेशर था, क्या बोलते हैं, नियम की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो रूल्स है, जो फॉर्मूला है, वो क्या होता है, तो गुलबर्ग और वागे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो भी उसमें भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स हैं उनका जो एक्टिव मास है उसका गुणनफल के समानुपात होता है। क्या रेट, कौन सी रेट, अगर फॉरवर्ड की है तो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के गुणनफल के समान होगा, और बैकवर्ड की है तो प्रोडक्ट के गुणनफल के समान होगा। तो देख लो भैया, ये रहा अग्र दिशा है तो अग्र दिशा में रिएक्टेंट की होगी, और पश्च दिशा है तो प्रोडक्ट की होगी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होती है, बराबर होती, तो इनको बराबर रखा तो ये जो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड है ना, पश्च दिशा का स्थिरांक और अग्र दिशा का स्थिरांक से मिलकर एक नया स्थिरांक बना जिसे साम स्थिरांक कहते हैं। और वो होता क्या है, वो होता है प्रोडक्ट की सांद्रता और उनकी घातांक, चर घातांक या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बटा में रिएक्टेंट की सांद्रताओं के गुणनफल तथा उनकी चर घातांक, है ना, उसके साथ जब लेते हैं तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखो, के का जो रूप है वो कॉन्सेंट्रेशन और गैस दोनों के लिए अलग अलग है। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके लिए केसी लेते हैं, और अगर गैस है तो उसके लिए केपी लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद स्टाइकोमेट्रिक पावर, जो आगे इनकी संख्या लिखित होती है वही इनकी घात में होती है, वही घात होती है। ऐसे ही प्रोडक्ट के प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर लिया जाता है। इसकी यूनिट होती है मोर पर लीटर, इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। ये केसी जो है वो सांद्रता नियतांक है, और केपी जो है वो दाब नियतांक है। फिर है पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होता है, तो जो भी गैस है उसका मोल बटा में कुल मोल मल्टीप्लाई में कुल दाब जो है वो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता है। जो साम्य स्थिरांक है या नियतांक है वो अलग अलग ताप पर प्रत्येक अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। मतलब के जो वेरी विथ टेम्परेचर है ना, के जो होगा, के क्या है, वो समय के टाइम के साथ, सॉरी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बदल जाएगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के जो है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। के का मान ताप के साथ, टी के साथ बदल जाता है। के का मान तापमान के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अलग होगा, एक टेम्परेचर पे वो अलग होगा। अब देखो भौतिक प्रक्रम में है, जैसे फिजिकल प्रोसेस है, उनके अंदर इक्विलिब्रियम है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लिक्विड और वेपर। सबसे पहले है हिमांक की बात करें। हिमांक क्या होता है, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर पे किसी प्योर सब्सटेंस के लिए ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में क्या आ जाए, साम्य स्थापित हो जाए, तो इसे हिमांक या गलनांक कहते हैं। देखो गलनांक हिमांक का मतलब क्या है, आपने पानी भर के रखा, ठीक है, जमा रहा है, इस पानी को जमा रहा,
अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जितना पानी बर्फ में बदला उतनी ही बर्फ पानी में, तो हमें ऐसी बर्फ दिख जाएगी। क्यों? और वो ऐसी की ऐसी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितना पानी बर्फ में उतनी बर्फ पानी में, यानी कि बर्फ के जमने की दर तथा बर्फ के पिघलने की दर अगर बराबर हो गई तो इस अवस्था को हम फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक कहते हैं। और ये जिस वायुमंडल दाब पर होता है, किस पर होता है? वायुमंडल दाब पर होता है। ठीक है। फिर दूसरा बात करें वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? ये जो था, ये जो आपकी अवस्था थी, ये किसके बीच में थी? सॉलिड और लिक्विड का उदाहरण है, ध्यान रखना। सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्य का उदाहरण है बर्फ। क्या है? बर्फ। जितनी बर्फ पानी में उतना पानी बर्फ में। अब अगर हम बात करें वाष्प दाब, वाष्प दाब की बात करें तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये आता है लिक्विड और गैस या वेपर के फेज में। लिक्विड और वेपर के फेज में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो उससे क्या बोला हमने कि किसी बंद पात्र में जब हम किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं तो उसकी वाष्प बनेगी 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 बनेगी। ऐसे वायुमंडल एक एटमॉस्फेयर प्रेस पर है, वायुमंडलीय दाब पे जब किसी द्रव का वाष्प में, जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है उतनी ही वाष्प द्रव में बदल जाए, उस अवस्था में जब दाब लगता है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन एज वेल एज रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू, है ना, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की क्या है? बराबर है। और जितने सारे फिजिकल के अदर उदाहरण है वो यहाँ लिखे हैं। सॉलिड लिक्विड की बात करें तो आइस वाटर है, लिक्विड गैस की बात करें तो वाटर और वाटर वेपर है, सॉलिड और गैस की बात करें तो कपूर है और कपूर की वेपर है, सॉलिड गैस में आयोडीन है, आयोडीन की गैस है। तो इतने सारे जो हैं वो आपके उदाहरण थे। ठीक है। और कुछ बॉइलिंग पॉइंट भी एटमॉस्फेयर प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये भी लिख लेना। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर which it depends on altitude of place, है ना। किसी भी जो स्थान है उसमें एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर जो है वो प्लेस के अल्टीट्यूड मतलब हाइट के अनुसार क्या होता है? बदलता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड होता है, हाई एल्टीट्यूड होता है उधर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिक्रीज हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर रहने वाले जो जगह होगी वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में लिखा। सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम का उदाहरण क्या था? ये हमने बता ही दिया। आयोडीन सॉलिड, आयोडीन गैस, कपूर सॉलिड से कपूर वेपर, कपूर सॉलिड से कपूर वेपर। एक और इसका उदाहरण है एनसीईआरटी में लिखा है NH4Cl जो सॉलिड होता है वो भी जब साम्य अवस्था में आता है तो NH4Cl वेपर में बदल जाता है। तो ये भी सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड में उदाहरण, सॉलिड एंड लिक्विड में उदाहरण बहुत अच्छे हैं। सॉलिड और लिक्विड में आप लिख लेना। सॉलिड और लिक्विड में उदाहरण है शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन जब सेचुरेशन कंडीशन बनती है। गैस एंड लिक्विड में उदाहरण है तो गैस एंड लिक्विड में आपकी वाटर में जितनी ऑक्सीजन गैस है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, ये आपका है गैस एंड लिक्विड में उदाहरण है। ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी द्रव्य में किसी गैस की जो विलीयता है वो किस बात पर? प्रेशर पर डिपेंड करती है। क्योंकि हम जानते हैं विलीयता जो होती है वो मोल फ्रैक्शन के रूप में लिया था, तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो उस पर निर्भर करती है। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। इतने सारे उदाहरण हमने आपको लिखा दिया है। गैस एंड गैस का उदाहरण है आपके एनवायरनमेंट में जो गैस हैं वो हैं। ये एनसीईआरटी के जितने उदाहरण थे वो हमने बता दिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी क्या कहता है कि क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, दोनों ही दिशा से इक्विलिब्रियम की सेम रेट होती है। डायनेमिक कंडीशन में होता है इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है? डायनेमिक है बट स्टेबल कंडीशन, बोथ अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट सेम टाइम, है ना, एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। है तो डायनेमिक नेचर का लेकिन कंडीशन क्या होती है? स्टेबल यानी कि रुकी हुई। एनसीईआरटी का एग्जिस्ट स्टेटमेंट बन सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं हमने बता दिया वो क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी, ठीक है, ये तो बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने अलग अलग ग्राफ से तो ये देख ही लिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रताओं पर इक्विलिब्रियम आने पर क्या प्रभाव होता है। घटती हैं
कोई कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट कम हो सकता है, रिएक्टेंट ज़्यादा हो सकता है, रिएक्टेंट कम हो सकता है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के बाद ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। फिर जो एक बार आ गया वो वही का वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है अपना एक chemical reaction reach a state of dynamic equilibrium in which rate of forward reaction and reverse reaction are equal and there is no net change in composition। कभी भी composition के अंदर कोई भी net change नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि विपरीत प्रक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो दर समान हो उसे रासायनिक सामान कहते हैं। ठीक है, जो भी विपरीत फॉरवर्ड और बैकवर्ड में परिवर्तन हो रहा है और दर उनकी समान है तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का, हाँ ये तो लिख ही दिया। केपी और केसी में रिलेशन क्या है? केपी और केसी में जो ये प्रेशर के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये सांद्रता के, तो केपी बराबर केसी आर टू द पावर डेल्टा एन जी। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और जो डेल्टा एन जी है वो ध्यान से सुनो, डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी को निकालना कैसे, तो गैसीय उत्पादों की रस समीकरण मिति गुणांक का योग माइनस गैसीय अभिकारक की रस समीकरण मिति गुणांकों का योग। दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रस समीकरण जो होंगे उनको डेल्टा एन जी का मान जब 0 होगा तो केपी और केसी का मान बराबर होगा। ध्यान रखना, जब डेल्टा एन जी का मान क्या होगा, 0 होगा, तो केपी की वैल्यू केसी के बराबर होगी। जितने गैसियस रिएक्टेंट हैं, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो ये क्या होगा, डेल्टा एन जी का मान 0 होगा। डेल्टा एन जी का मान 0 होगा तो गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की संख्या समान होगी और केपी का मान केसी के बराबर होगा। साम्य स्थिरांक जो है, सांद्रता का स्थिरांक और दाब का जो स्थिरांक है वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। उदाहरण में देखो, एक N2 गैस और O2 गैस जब मिली तो 2NO बनाया, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया। अब देखा दोनों सब गैस है, प्रोडक्ट कितना गैस है, 2, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ये 1 है और ये भी 1 है, इनके आगे 1 है, तो ये भी 2 में से 2 घट गए तो 0 बचा, मतलब केपी और केसी का मान इस अभिक्रिया के लिए बराबर होगा, चाहे केपी निकाल लो चाहे केसी निकाल लो। जैसे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस मिलकर 2HI गैस बना रही है। प्रोडक्ट कितने हैं इसमें, 2 हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में से 2 गए 0। तो यहाँ भी केपी का और केसी का मान क्या है, बराबर है। यहाँ भी केपी और केसी का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, इस स्थिति में केपी और केसी मात्रकहीन होंगे, जब बराबर हैं तो क्या है, यूनिट लेस होंगे। क्या होंगे, यूनिट लेस। ठीक है, ये डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, मतलब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट की गैसियस रिएक्टेंट की संख्या क्या है, समान है, तो केपी का मान केसी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि केपी बराबर होता है केसी आर टू दी पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी पॉजिटिव भी आएगा तो 0 से तो ज़्यादा ही आना, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो कोई भी वैल्यू आए केसी में से गुणा होके ही केपी के बराबर होगा। इसका मतलब केपी का मान केसी से बड़ा। उदाहरण देखिए, PCl5 जो गैस है वो PCl3 और Cl2 गैस में बदल। अब यहाँ प्रोडक्ट की बात करें तो 1, 2 प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट NP जो है माइनस NR, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 है, आंसर आ गया 1, 2 R टू दी पावर 1 आ गया, तो भी ठीक है। 2NH3 से NH2 और 3H2 बना, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है, डेल्टा एन जी का मान। गैसियस प्रोडक्ट है 3 और 1 इसमें है तो 4, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितना है, 2, कितना मान 2, तो ये केपी बराबर क्या आएगा, केपी बराबर केसी आर टी की पावर 2। यहाँ क्या आ रहा था, केपी बराबर केसी आर टी की पावर 1। ठीक है, पावर आ रही है मतलब वैल्यू बड़ी आएगी। डेल्टा एन जी निगेटिव है, डेल्टा एन जी निगेटिव है मतलब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। उदाहरण दे दिया, वही रिएक्शन उल्टी कर दी तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 1 है, गैसियस रिएक्टेंट कितना, 2, तो -1 पावर आएगी। तो केपी बराबर क्या होगा, केसी आर टी दी पावर -1, तो ये वैल्यू क्या है, केपी लेस देन केसी होगा, केपी लेस देन केसी होगा।
केपी का मान केसी से कम होगा, केपी का मान केसी से कम होगा, ध्यान रखना इस बात को। केसी की मात्रा की बात करें तो मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एनजी है, केपी की मात्रा की बात करें तो एटमॉस्फेयर डेल्टा एनजी है, जो भी एनजी की मान रखो आ जाएगा। अब एक की जो इक्विलिब्रियम है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, सामान्य ताप के परिवर्तन के साथ साम्य स्थिरांक में भी क्या है परिवर्तन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है वो बढ़ जाता है या बदल जाता है। यदि T1 T2 ताप है तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक K1 K2 होंगे और इंथैल्पी का परिवर्तन डेल्टा एनजी। तो इस तरह से इनका एक फॉर्मूला निकल के आएगा, log K2 अपन K1 बराबर डेल्टा एनजी अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 ये होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साम्य स्थिरांक भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो साम्य स्थिरांक भी घटेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे साम्य स्थिरांक घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे साम्य स्थिरांक बढ़ेगा। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में केसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इंडोथर्मिक रिएक्शन में केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, इंडोथर्मिक अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक जो है वो कैसा है, समान अनुपात है तापमान के, जबकि एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक व्युत्क्रमानुपात है तापमान के। अभिक्रिया की निरूपित करने के तरीके, मान लीजिए एक अभिक्रिया है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, देखना हमने क्या किया, ये रिएक्शन लिखी थी A + B = C + D, हमने इसको लिख दिया उल्टा कर दिया, अभी तो था C + D था, हमने क्या कर दिया C + D अब बराबर कर दिया A + B। मतलब जो भी अभिक्रिया लिखी थी A से B लिखा था, हमने कर दिया B से A, उल्टी कर दी, रिएक्शन को रिवर्स कर दी, तो जो साम्य स्थिरांक है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका साम्य स्थिरांक Kc था, तो जो नया Kc डैश होगा वो Kc का रिवर्स हो जाएगा या रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहला रूल है और पहली ही प्रॉपर्टी है, याद रखो। फिर क्या है, मल्टीपल रिएक्शन। मान लो कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कौन सी है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप जो रिएक्शन है उनमें क्या होगा कि एक रिएक्शन है वो बहुत सारे स्टेप में होंगे और उन सभी का साम्य स्थिरांक होगा, जैसे A से B गया, B से C गया, C से D गया, फाइनली उसे A से D जाना था। क्या जाना था, A से D जाना था, लेकिन बीच में B भी मिलना है, C भी मिलना है, तो सबका अपनी अपनी स्टेप का इक्विलिब्रियम होगा। तो ये फाइनल रिएक्शन का जो साम्य स्थिरांक होगा वो इंडिविजुअल स्टेप के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होगा। फाइनल अभिक्रिया, मुख्य अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होगा वो पद की अलग अलग अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अभिक्रिया की रस समीकरण विधि के आधार पर, मान लो आपने कोफिशिएंट को बदल दिया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उनको घटा दिया, बढ़ा दिया, गुणा कर दिया भाग, तो साम्य स्थिरांक पर क्या प्रभाव करेगा। मान लो कि एक अभिक्रिया थी A से B, यहाँ देखो, इधर देखो, A से अभिक्रिया थी B। ठीक है, इसके लिए साम्य स्थिरांक था Kc। अब इसी अभिक्रिया को हमने क्या किया, N से मल्टीप्लाई कर दिया, Na और Nb कर दिया। अब जो नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक की पावर चढ़ जाएगा, जितने का गुणा करा उतनी पावर चढ़। यदि किसी स्थिरांक को n से गुणा किया जाए तो उत्पाद पुराने उत्पाद की घात n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Kc जो है वो क्या होगा, पुराने वाले की घात उतनी ही चढ़ जाएगा। अब मान लो एक A से B जा रहे थे, A से B जा रहे थे, अब A से B जा रहे थे तो हमने क्या किया, घात में भाग दे दिया, किसका, n का भाग दे दिया। अब अगर A से B जाने में n का भाग दे दिया तो जो नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले, ये था Kc, तो नया साम्य स्थिरांक पुराने वाले साम्य स्थिरांक का घात 1/n होगा। क्या होगा, घात 1/n। ठीक है, तो ये भी ध्यान, दो तीनों जो चारों के चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुरानी साम्य स्थिरांक का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो जो मेन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सारी की सारी रिएक्शन के स्टेप्स वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होगा। अगर किसी अभिक्रिया को n से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n के बराबर होगा। अगर किसी रिएक्शन को n से डिवाइड किया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 1/n होगा, 1/n होगा। ठीक है, तो इतने आपके जो थे फैक्टर थे जिनकी वजह से हमें दिखता था कि साम्य अवस्था है जो प्रभावित हो रही है। अब साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करने वाले कारक, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाए प्रभावित कौन, तो कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करती है।
प्रेशर प्रभावित नहीं करता, आयतन प्रभावित नहीं करता, उत्प्रेरक की उपस्थिति प्रभावित नहीं करती, अक्रिय पदार्थ की उपस्थिति प्रभावित नहीं करती। यदि किसी अभिक्रिया में ठोस या द्रव साम्यावस्था में हो तो उनकी साम्यावस्था स्थिर मानी जाती है, उनको उनकी साम्यावस्था पर सांद्रता स्थिर मानी जाती है। ये लिखा ही नहीं इन्होंने, सांद्रता क्या मानी जाती है? स्थिर, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए उनकी जो यूनिट है या उन्हें क्या मानते हैं? कांस्टेंट या यूनिट मान लेते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम सॉलिड, और अगर इसका केसी लिखा जाएगा तो ये लिखेगा प्रोडक्ट की सांद्रता बटा में रिएक्टेंट की सांद्रता। प्रोडक्ट की सांद्रता घात भी क्या है? 1 है, तो 1 आ गई। अब देखा ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड, तो इनको मान लिया कांस्टेंट यानी कि 1, तो अब सीधा केसी बराबर क्या आ गया? CO2। साम स्थिरांक जो है वो केवल और केवल CO2 की सांद्रता पे निर्भर करेगा। फिर है रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी कि अभिक्रिया लब्धि। क्या कहते हैं? अभिक्रिया लब्धि। अभिकारक और उत्पादों में किसी अभिक्रिया को दिशा पता लगाना है कि भैया वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए कि रिएक्शन बैकवर्ड में जानी चाहिए, उसका इंडिकेशन करने के लिए, उसका प्रेडिकेशन करने के लिए हम रिएक्शन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, यानी कि क्यू का यूज करते हैं, QC। काय का यूज करते हैं? QC। अभिकारकों और उत्पाद में किसी अभिक्रिया की दिशा का पता लगाने के लिए अभिक्रिया भागफल या लब्धि का उपयोग करते हैं, इसे RQ कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। RQ मतलब सेम इक्विलिब्रियम जैसा ही है, उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता। पर ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ये स्टार्टिंग में हो सकता है, ये लास्ट में हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है। अगर QC का मान KC से बड़ा है ना, Q जो है आपका, Q जो उसका मान KC से क्या है? बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता रिएक्टेंट की सांद्रता जितनी इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी। कहाँ जाएगी? अग्र दिशा में बढ़ेगी। अगर Q का मान KC से कम है, किसी से कम है, तो रिएक्शन हमेशा पश्चिम दिशा में जाए, और Q और KC बराबर है तो साम्य स्थिरांक है। Q और KC क्या है? बराबर है, तो साम्य स्थिरांक। अब भैया एक आए साइंटिस्ट ली शार्टलियर, इसको ली शार्टलियर भी कहते हैं। इन्होंने बोला कि अगर मान लो आप किसी भी इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी को छेड़छाड़ करो तो हमें नुकसान तो होता ही है, उसकी सजा मिलती है, पुलिस ले जाती है, डंडे खाते हैं, जेल की रोटी खाएंगे, जेल का पानी पिएंगे, ऐसा होता है। तो ली शार्टलियर ने भी बोला कि भैया अगर कोई इस इक्विलिब्रियम को गड़बड़ करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस दिशा में जाना चाहेगा ताकि जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। क्या कर दे? उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको कम कर दे, जो गड़बड़ी हुई है, जो छेड़छाड़ हुई है उसको खत्म कर दे, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम स्मूथली चल सके। उसी का नियम उन्होंने लगाया कि भैया कोई छेड़छाड़ करोगे तो इक्विलिब्रियम उसके अनुसार अपने आप को उस दिशा में ले जाएगा ताकि वो छेड़छाड़ वो जो हुआ है उसको वो खत्म कर सके। क्या कर सके? खत्म से कर सके। एक ग्राफ भी बने हैं इसके, QC KC के ना ग्राफ बने हैं, NCERT में यही देख रहा था मैं, ग्राफ यहाँ बनाए नहीं थे। चलिए हम ग्राफ बना देते हैं। क्या है कि अगर ये है QC और ये है KC। क्या है? QC जो है वो लेस देन KC है, QC जो है वो लेस देन KC, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर दिशा में रिएक्शन जाएगी। पहला ये रहा। दूसरा कह रहा है कि अगर QC और KC बराबर है तो हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा उतना ही प्रोडक्ट की ओर वापस आएगा। तीसरा कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरा? QC ज़्यादा है और KC कम है, QC ज़्यादा है और KC कम है, तो हमेशा रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगी। किधर आएगी? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ये वाली कंडीशन से भी वो इक्विलिब्रियम पे जाएगी और इस वाली कंडीशन से भी इक्विलिब्रियम पे जाएगी। ये आपका NCERT में लिखा रखा है, डायग्राम दे रखे हैं, इनको याद रखना है कि कैसे क्या होता है ये।
अब हम बात करें ली चैटलियर की, तो उन्होंने बोला कि किसी भी फैक्टर को, इक्विलिब्रियम का कोई फैक्टर है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि इस चेंज को, इस जो भी फैक्टर में आपने परिवर्तन किया उसको वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। ये सारा का सारा खेल इसके अंदर होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर। यदि साम्यावस्था की स्थिति में किसी तंत्र या निकाय के ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य स्वतः ही एक ऐसी दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। चलिए, पहला है सांद्रता में परिवर्तन। आपने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना है, सांद्रता में परिवर्तन करना है। ठीक है भैया, सांद्रता में परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, अगर सांद्रता में परिवर्तन करेंगे, मान लो हमने रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाई, मान लो इसमें रिएक्टेंट, ये साम्य था, हमने क्या किया, रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाई, इसको बढ़ा दिया। अब साम्य था कि भैया जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट, अब तुमने एक्स्ट्रा रिएक्टेंट दे दिया, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट देगा तो वो क्या करना चाहेगा कि यार इस रिएक्टेंट की मात्रा कम करो, इक्विलिब्रियम पे तो कम थी, ये तो ज्यादा आ गया, तो कम करो। कम करने के लिए वो क्या करेगा, रिएक्शन को अग्र दिशा में, रिएक्शन को क्या करेगा, अग्र दिशा में। फिर तुमने क्या किया, रिएक्टेंट को कम कर दिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा था, तुमने रिएक्टेंट को कम कर, अब रिएक्टेंट कम, साम्य पे ज्यादा था अब कम हो गया, तो वो क्या करेगा, अरे भैया रिएक्टेंट कम हो रहा, लाओ लाओ लाओ, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड दिशा में, अब बैकवर्ड दिशा में करवा देगा, पश्चिम दिशा में रिएक्शन को। सेम टू सेम बात प्रोडक्ट के साथ कर देता है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पर, अब इसको आपने बढ़ा दिया, इसको कम करने के लिए वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर तुमने प्रोडक्ट को घटा दिया तो इसको बढ़ाने के लिए वो किस दिशा में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोनों बात याद है। ताप की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन पर जब ताप बढ़ता है तो अग्र दिशा में, ताप घटता है तो पश्चिम दिशा में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे जाओगे, ताप बढ़ाने पर पश्चिम दिशा में, ताप घटाने पर अग्र दिशा में। ये भी याद है। दाब में परिवर्तन, जब एक निकाय पर दाब बढ़ाया जाता है तो आयतन समान रूप से घटता है। प्रेशर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, घटता है। हम जानते हैं P और V के बीच में, P और V के बीच में क्या है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। P और V के बीच में कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। जब उच्च दाब या दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगा जहां मोलों की संख्या कम होगी या अणुओं की संख्या कम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी तुम हाई प्रेशर की बात करो या प्रेशर को बढ़ाओ तो इक्विलिब्रियम तुम दोनों तरफ देखना, एक फॉरवर्ड होगी, मतलब एक रिएक्टेंट साइड होगी, प्रोडक्ट, दोनों के आगे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हैं उनका जोड़ना। अगर उनकी संख्या जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ से साम्य जो है वो कम संख्या की तरफ जाएगा। दाब बढ़ाने पर, उच्च दाब करने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां मूलों की संख्या कम हो, अणुओं की संख्या कम हो। निम्न दाब या दाब घटाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां मूलों की संख्या अधिक हो या अणुओं की संख्या ज्यादा हो। देख लो PCl5 की बात करें, या 1 है या 1 और 2, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड 1 मोल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो बोला इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां मोल कम है। देखो यहाँ 1 मोल है रिएक्टेंट साइड और यहाँ 2 मोल है, कम कहाँ है, रिएक्टेंट की तरफ, तो साम्य कहाँ जाना चाहिए, बैकवर्ड, पश्चिम दिशा में, बिल्कुल जा रहा है। जब प्रेशर घटा है तो उस तरफ जाएगा जहाँ मोल ज्यादा है, ज्यादा कहाँ है, अग्र दिशा में, कहाँ जा रहा है, अग्र दिशा में। वॉल्यूम बढ़ाए अग्र दिशा में, वॉल्यूम घटाए पश्चिम, क्योंकि दोनों का संबंध व्युत्क्रमानुपात है, जैसा प्रेशर के साथ हो रहा है उसका उल्टा वॉल्यूम के साथ होगा। यदि एक गैसीय अभिक्रिया में मोलों की संख्या में परिवर्तन ना हो, दोनों बराबर है, देखो यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ भी हाफ प्लस हाफ बराबर 1 मोल है, दोनों में परिवर्तन ना हो तो साम्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। दाब बढ़ाते रहो, कोई साम्य में परिवर्तन नहीं। अब भैया अक्रिय गैस की उपस्थिति, इनर्ट गैस प्रेजेंस की बात करें तो अक्रिय गैस यदि साम्य अवस्था पे मिला रहे तो यह किसी से भी अभिक्रिया या क्रिया नहीं करती। पहली बात तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी, इनर्ट है। अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे किस पे मिला रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा और क्या कर रहे हैं हम, इनर्ट गैस को मिला रहे हैं, तो साम्य अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम जितना था उतना ही रहना चाहिए। तब तुमने किसी इनर्ट गैस को मिला रहे हो तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, और तुम इनर्ट गैस मिला रहे हो,
क्या कर रहे हो, इनर्ट गैस मिला रहे हो, तो अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मोर देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है तो अग्र दिशा में, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लेस देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है तो पश्चिम दिशा में जाएगा। ये देख लो, फिर क्वेश्चन करवा रखे हैं 2NO2 N2O2 के लिए साम्य स्थिरांक 10 था, तो NO2 1/2 है ना, ये रिएक्शन हो गई इधर और इधर, 1/2 N2 और O2 साम्य स्थिरांक क्या हो। देखो ये रिएक्शन थी NO2 से N2 और O2 बन रहा था। क्या क्या पहले इसमें 2 था, इन्होंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया पूरी रिएक्शन, तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, तो 1NO2 बराबर 1/2 N2 प्लस O2, मतलब डिवाइड किया तो नया जो साम्य होगा K डैश वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक की पावर उतना ही होगा जितने से डिवाइड किया, तो 1/2 कितना था 10 की पावर 1/2 √10, आंसर आ गया √10। ठीक है, समझ गए। ऐसे इस रिएक्शन की बात करो, SO3 से SO2 हाफ O2 के लिए साम्य स्थिरांक जो है वो 0.15 दिया। अब 3 केस किए इसके साथ। पहला केस जो कह रहा है वो कह रहा है क्या किया, देखो कुछ नहीं था, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/4 हो गया, 1/2 1/2 1/4, 2 से डिवाइड किया तो जो नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक की पावर 1/2 होगा। ठीक है, तो जो भी था कर। फिर देखो इन्होंने क्या किया, दूसरी वाली रिएक्शन में इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गए और ये 2 बचा रहा, 2SO3 2SO2 बराबर O2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो नया साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक की पावर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। फिर देखो दूसरी में क्या किया, दूसरी में रिएक्शन को उल्टी कर दी, ये जो रिएक्शन थी रिवर्स में ले आया, कुछ नहीं किया, बस रिवर्स में किया, रिवर्स किया है तो नया जो साम्य स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्य स्थिरांक का रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, पुराने वाले साम्य स्थिरांक का रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन है। निम्न से कौन सा विक्रय पूर्णता अग्रसर की ओर जिसमें K का मान ज्यादा, क्योंकि K क्या बताता है, K बताता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी ज्यादा होगी वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो केसी ज्यादा है, प्रोडक्ट कम होता है तो केसी कम होता है, तो जितना अधिक है। ये रिएक्शन लिखिए, इसके लिए वो पूछ रहा है कि केसी का मान लिखो, कुछ नहीं लिखते, हम लिखते हैं केसी बराबर प्रोडक्ट क्या है SO3 घात आगे जो लिखा है, रिएक्टेंट कौन है O2 है, घात क्या है आगे 1 लिखा है, और कौन है SO2 है, घात क्या है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उनकी क्या होते हैं, घात चढ़ जाते हैं। तो ये रहा N2 3H2NH3 में हीलियम मिलाए जाने पर स्थिर दाब में आयतन, स्थिर दाब में मिलाओगे तो क्या परिवर्तन है, स्थिर आयतन में मिलाओगे तो क्या परिवर्तन है, और केसी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो स्थिर आयतन में मिलाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर दाब में मिलाने पर उस दिशा में जाएगी जहां प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा है तो बैकवर्ड। ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये देखो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप देखो, रोको, पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, ये इतना। यदि स्थिर ताप या स्थिर आयतन पर किसी रासायनिक साम अभिक्रिया में अक्रिय गैस मिलाई जाए तो पात्र में उपस्थित गैस मोलों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात पात्र में उपस्थित गैसीय कुल दाब बढ़ जाता है, लेकिन क्रियाकारिक तत्वों की सांद्रता मोल के रूप में तथा आंशिक दाब अपरिवर्तित रहती है, इसलिए वियोजन अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, वियोजन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब हमने देखो सारे का एक टेबल के रूप में बना दिया है कि कौन सी अभिक्रिया होगी तो किस दिशा में रहेगा, x का मान बढ़ेगा कि घटेगा, ये बता दिया है। इसी के साथ हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर फिनिश हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो थैंक यू वेरी मच।